रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल एजुकेशन। और मैं हूं अर्पित कौशिक। एंड जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी सीएपीएफ 2023 का रिजल्ट आएगा, मैं आप सभी के सामने एक टॉपर टॉक ऑर्गेनाइज कराऊंगा, जहां पर हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर करा, अपने यूनिफॉर्म पहनने के सपने को पूरा किया और एक जो ग्रुप एक गैजेटेड रैंक को हासिल किया, जो कि बहुत मुश्किल है हमारे कंट्री में इतनी रेप्यूटेड रैंक को हासिल कर पाना। उन बच्चों से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उसी सीरीज में वी आर सिटिंग विद वुड बी असिस्टेंट कमांडेंट विशाल गोस्वामी। मिस्टर विशाल, many many congratulations and welcome to the show. थैंक यू सर। तो टू बिगिन विद विशाल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। इनफैक्ट आप डिटेल में आज अपने बारे में बताइए, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, क्या आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर रहे, कितने टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस एग्जाम को, या फिर ये आपका फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, और एक कैसी फीलिंग थी जब आपने अपने रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताया, आपने किसको पहले बताया आपने। तो ये थोड़ा रैपिड फायर हो गया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द लीड्स कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंटिल दैट टाइम यू हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन इन लाइफ। तो कैसी जर्नी है आपकी? ओके। तो सर मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ। वहाँ का एक टाउन है बड़ौद। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है एंड मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बी ऑनर्स हिस्ट्री किया था हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने वहीं से मास्टर्स किया। एंड मास्टर्स के दौरान ही मुझे सीएपी और असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में पता चला। मेरे एक दोस्त है अमन राजपूत, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने तब इसकी प्रिपरेशन की। एंड सर इलेक्ट्रिसिटी चली गई सर हॉस्टल में। आने का आसार है कि क्या सिचुएशन है? आ जाएगी सर, मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, क्योंकि भागती नहीं है यहाँ पर। सब ये यूपीएससी आईएएस पीसीएस का है ना, कोचिंग का। आप ओआरएन में हो आप अभी? गवर्नमेंट का ही है। सॉरी सर, क्या कह रहे राजेंद्र हैं? नगर में हो आप अभी? नहीं सर, मैं यहाँ पे हूँ, हापुड़ है ना, हापुड़ में यूपी गवर्नमेंट। अच्छा, पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आने का? नहीं, मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा अभी प्रीलिम्स हो चुका है, तो मेंस के लिए मैं यहीं आ गया था। मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा तो लगा यार। भाग आ गई सर, आ गई। मैं वही कह रहा हूँ, आगे। भागती नहीं है यहाँ पर, लेकिन भाग गई थी बाई चांस। ओके, चलो फिर आप अपने एक बार आंसर से दोबारा स्टार्ट करना है, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है सर। तो सर मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट में पला बड़ा हूँ एंड वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। एंड वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग प्राप्त की। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। एंड दिल्ली, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, उसी के दौरान मुझे सीएपी और असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में पता चला। एंड तभी मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की। जैसा कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है अपने आप को फोर्सेज में देखना, स्पेशली एनडीए क्रैक करना। तो वो वहां से एक इंस्पिरेशन थी। तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू की। एंड अपने पहले अटेम्प्ट में मैं इसके फाइनल फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा। एंड लेकिन लक मेरे साथ नहीं था। एंड मैं उसकी फाइनल मिनट में कुछ मार्क्स से रह गया था। लेकिन अ, इस बार मैंने 2023 का जो शेड्यूल था उसमें दोबारा पार्टिसिपेट किया। एंड उस उसमें मैंने काफी अच्छे स्कोर प्राप्त किया। एंड उसी का रिजल्ट है कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं काफी खुश हूँ। एंड जब मुझे पता चला, मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो मैं अपने माता पिता को बताया सबसे पहले। अपने पिता को बताया, तो वो काफी खुश थे। एंड उन्होंने स्टेटस भी लगाया कि प्राउड टू बी अ फादर। तो वो एक काफी, मुझे लगता है कि प्राउड वाला मोमेंट होता है किसी भी सन के लिए। एंड तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी एंड मेरा अचीवमेंट थी सर। एग्जैक्टली, मतलब दिस आई एडमिट कि एज अ बॉय जो आपके लिए जो सबसे सुप्रीम चीज आप अपनी लाइफ में क्रेव करते हो, दैट इज टू मेक योर फादर फादर फील प्राउड। और फादर जनरली कहते नहीं है आपके भी अपनी उससे, बट जैसा आपने बताया कि आपके जो रैंक थी, जो आपकी स्टेटस थी, उसको उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाया, अपने स्टेटस पे लगाया आपके सिलेक्शन के फोटो को। तो दैट शोज कि हाउ प्राउड ही वॉज। अब आपने ये नहीं यस बताया कि आपने कौन सी रैंक यहाँ पे हासिल की है इस एग्जाम में। सर, 7th रैंक मुझे मिली है। एंड ये काफी अच्छी रैंक है, जैसे कि आप बता ही रहे थे। इसलिए मतलब यू आर ए टॉपर। मुझे एग्जैक्टली ये बताओ कि आप कब से आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कितना टाइम हो गया है आपको, कौन से एग्जाम के लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो?
एक्चुअली मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड मेरा जब पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2022 में, तभी मैंने इसका भी अटेम्प्ट दिया था। विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने अटेम्प्ट दिया, एंड मेरे उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। एंड लास्ट ईयर भी मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का दिया था, एंड लक मेरे साथ नहीं था कि मैं सीसेट में फेल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरा सीएपीएफ में अच्छा स्कोर हुआ था। एंड इस साल मुझे दो न्यूज मिली है, गुड न्यूज, कि एक तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, एंड सेकेंडली मेरा सीएपीएफ में इतनी अच्छी रैंक आई है। तो अभी मैं हॉस्टल में रहता हूँ एंड यहीं पर प्रिपेयर करता हूँ मेंस के लिए। अमेजिंग। मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने माइलस्टोन अचीव किया है, ये कई बार लोग बोलते हैं कि किस्मत होती है, या कई बार ऐसे चांस या तुक्का चल जाता है। सो इट्स नॉट कि आपको किसी एक्सटर्नल या नॉन कंट्रोलेबल फोर्स ने आपको हेल्प किया। इट वाज योर ओन मेहनत, योर ओन स्ट्रेटजी दैट हेल्प यू आउट। तो पहले अटेम्प्ट में यस सर। कहाँ कुछ कमी रह गई थी जो आपको लगता है, जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करी? और कैसे बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं जब एग्जाम के लिए आंसर्स लिखते हैं, या जो बच्चे आपके तरीके से एक बार रह गए हैं किसी न किसी रीजन से, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करी? सर जब मैंने पहली बार जब इसका फॉर्म भरा था, तो उससे कुछ दिन पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके देखा। तो मेरे 145 बने थे। एंड तो मुझे लगा कि ठीक है, इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं भी विदाउट एनी प्रिपरेशन मैं ऐसे ही देने चला गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने बिल्कुल पूरी साइंस जो है बिल्कुल इग्नोर कर दी, एंड मैथमेटिक्स भी इग्नोर कर दिया। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो मेरा स्कोर जो है वो 150 के अराउंड ही रहा। एंड इस बार मैंने साइंस पर फोकस किया, जिसकी वजह से मेरे जो पेपर वन के मार्क्स है वो 174 के। एंड उसी की रिजल्ट है कि सर इतनी अच्छी रैंक आई। जी। तो आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे बताइए कि पेपर वन के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? क्या आपने बुक्स पढ़ी? यूजुअली वही बुक सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो भी स्पेक्ट्रम यस और लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हैं, जिनका नहीं होता वो भी वही पढ़ के जाते हैं। बट आपने कैसे क्या यस स्ट्रेटेजाइज किया, कैसे उसका आपने इंश्योर किया कि आपको आउटपुट ना सिर्फ ज्यादा मिले, बट सही आउटपुट मिले जो आप एग्जाम में आप अप्लाई कर पाओ? तो आपकी पेपर वन पेपर टू की एक बार स्ट्रेटेजी मुझे बताइए। सर, पेपर वन के लिए मैंने मेनली हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के जो नोट्स थे वो प्रेफर किए थे। हिस्ट्री में जो न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हिस्ट्री में मुझे शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों हिस्ट्री में थी। एंड मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर हो गया था, यूजी नेट जेआरएफ, तो उसका भी मेरा एक अहम रोल है। तो हिस्ट्री में मुझे शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसा कि पैटर्न बदल रहा है, तो उपेंद्र सिंह की एक बुक आती है, उसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं, केवल अगर आप उसे उन्हें भी कर लोगे, वो 3 घंटे का काम है, तो वहां से भी आपके दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक स्मार्ट वर्क है जो हम कर सकते हैं हिस्ट्री में। फिर ज्योग्राफी के लिए सर केवल एनसीईआरटी मैंने प्रेफर की थी। एंड और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल लेक्स वगैरह हुई या फिर रिवर्स वगैरह हुई, तो उसके लिए अलग से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। एंड उसके अलावा एनवायरनमेंट में मैंने सर शंकर आईएएस की बुक प्रेफर की थी। एंड उसके अलावा सर पॉलिटिकल साइंस में सभी, जैसे आपने बताया लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं, तो मैंने भी वही किया था। एंड मैथमेटिक्स में मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था 11th 12th में, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एंड मैंने केवल पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए, एंड उसी के बेस पे मैं देने गया, और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए थे सर। एंड उसके बाद साइंस सेक्शन पे आते हैं, लास्ट सेक्शन। तो साइंस सेक्शन में सर 25 क्वेश्चन आते हैं, एंड 25 क्वेश्चन में से मैं अब जो पीवाईक्यू पैटर्न था उसे एनालाइज करके मैं समझ चुका था कि 22 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे, केवल 9th 10th की एनसीईआरटी के। तो मैंने केवल उन्हें ही 2 3 बार पढ़ा। एंड मेरे मुझे लगता है कि उन 22 20 क्वेश्चन में से मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हो चुके थे इस बार। तो वो एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, केवल उन्हें ही फॉलो करना, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। एंड सेकेंडली सर, जो पेपर टू है, पेपर टू में सर जो हम पीवाईक्यूज को जब एनालाइज करते हैं, तो कुछ रिपीटेड थीम्स होती हैं, वो हमेशा रिपीट रिपीट होती हैं। जैसे फिलोसफिकल ऐसे हुए, तो वहां पर उस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि न्यूज है, न्यूज में एआई काफी चल रहा है, या फिर कोई भी इवेंट है जैसे कि इंडिया का राइजिंग स्टेचर है, तो ये जो टॉपिक्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड अपनी जो थिंकिंग है उसे ब्रॉड करने के लिए हम जो ऐसे राइटिंग है उस पर काफी फोकस करना चाहिए। उस पर मैं केवल दो ही चीज
दो ही बात कहूंगा कि एक तो उसमें कंसिस्टेंसी मेन है, एंड इंट्रो एंड कंक्लूजन में आप करंट अफेयर्स का मटेरियल अगर डाल सके तो वो मुझे लगता है कि काफी इंप्रेसिव होता है। उससे एक जो एग्जामिनर है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ये जो करंट है उसमें उसकी से अच्छी नॉलेज है, एंड ये उसकी नॉलेज रखता है। उसके बाद सर आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग में मुझे दिक्कत नहीं हुई। एंड तो बाकी जो मेन चैलेंजिंग पोर्शन था, जो कि जिसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है यूपीएससी कैंडिडेट को अगर वो सीपीएफ का एग्जाम देगा, तो वो आता है ग्रामर सेक्शन। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो पीवाईक्यूज हैं उसमें एक रिपीटेड पैटर्न होता है सर, कि वो एडिटिंग ओमिसिंग ये और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये मैंने देख लिया था कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, एंड वो नीतू सिंह मैम की जो बुक है वहां से जाकर रिवाइज कर लिया था। वो पेपर से पहले दिन ही किया था मैंने, एंड वो काफी हेल्पफुल हुआ था, एंड टाइम भी मेरा बचा था। एंड उसके बाद सर जो फिजिकल फिजिकल टेस्ट है वो काफी इजी था उसका, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंटरव्यू मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि शुरू से ही मुझे चैलेंजिंग लगता था कि इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे। लास्ट ईयर में मेरा स्कोर जो था इंटरव्यू में थोड़ा एवरेज रहा था, जिसकी वजह से मैं फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया। तो इस बार मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन हमारा एक ग्रुप बनाया था हमने एम 120 प्लस करके, तो उसमें मेरे दोस्त थे शोभित, और सर सौरभ, उदित, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम हिंदी की बजाय इंग्लिश में अगर इंटरव्यू दोगे तो काफी बेटर कर सकते, हिंदी में तो तुम दे लोगे लेकिन इंग्लिश में भी तो अगर दोगे तो हो सकता है कि तुम पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। तो उन्होंने मुझे पुश किया, हम रोज 2-3 घंटे डिस्कशन करते थे। तो वहां से मैंने अपने आप को हिम्मत दी, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या ही हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया, थोड़े हिंदी का भी यूज किया था, लेकिन 75% इंग्लिश का यूज किया। एंड बस ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सर पूरे एग्जाम को लेकर। एक बड़ी यूनिक चीज है आपसे पता चली मुझे कि आपने इंग्लिश में ऐसे पूरा इंटरव्यू दिया। यूजुअली हम एक ही लैंग्वेज में इंटरव्यू जाता है, बट इस साल ही काफी सुनने में आया है कि उन्होंने खुद से ही इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे। अब आप इंटरव्यू के बारे में थोड़ा ये बताओ कि यस आपने सर। कैसे प्रिपेयर करा। जैसे जितना मुझे पता है आपने हमारे जो हमने भी फ्री मॉक इंटरव्यूज वगैरह ऑर्गेनाइज कराए थे, तो आपने हमारे पास वो अटेंड करे। क्या आपको बेनिफिट्स हुए, कहाँ कहाँ यस से मतलब आपने रिसोर्सेज क्रिएट करे। जैसे मेरे तो ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं बिल्कुल डेफ को पहले सामने रख के उसे कई बार पढ़ता था। उसके हर एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया, हर एक जो हाईलाइटेड पॉइंट था उस पे अपने अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे मैंने। तो आपने कैसे मतलब इंटरव्यू को अप्रोच करा, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है हर चीज इतनी वास्ट है, मैं कहाँ पढ़ूँ कहाँ रुकूँ वो समझ में नहीं आता। सर मैंने पूरी आपकी तरह ही, और सभी सभी जो टॉपर्स हैं उन्हीं की तरह पूरे डेप को एनालाइज किया, उसके नोट्स बनाए, एक डायरी बनाई थी, उसमें सेक्शन वाइज उसे पूरा कवर किया। लेकिन इंटरव्यू में सर जो मेरी डिस्कशन थी ग्रुप में वो काफी हेल्पफुल हुई, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था बिल्कुल डेप बेस्ड नहीं था। उन्होंने रैंडमली करंट अफेयर के 70% क्वेश्चंस मेरे करंट अफेयर्स के थे, एंड हिस्ट्री के थे 30%। उसके अलावा डेप्थ से मुश्किल ही कुछ पूछा, वो कोई मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछा, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा मुझे लगता है। मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का था, जैसे कि सर वन नेशन वन इलेक्शन, इजराइल हमास वॉर, तो यही चला। तो वहां पर मुझे लगता है कि जो पीयर ग्रुप है उसका एक अहम रोल हो जाता है, एंड ये लक भी होता है कि आपसे आपके डेप्थ से क्वेश्चन कम पूछे जाए, एंड वो मेरे साथ हुआ। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि मार्क्स थोड़े एवरेज ही आए होंगे, ठीक है। एंड मैं अपनी जो रैंक है उससे सर संतुष्ट हो जाऊँ। संतुष्ट नहीं, आपकी रैंक तो नो डाउट बहुत ही सुप्रीम है, और तो बहुत ही खुश होने वाली बात है, सिर्फ संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। आपने इंटरव्यू का एक बार एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो आप। मैं हर बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक सपना होता है यूपीएससी की बिल्डिंग में जाने का। मूवी में भी वो जो 12th क्लास मूवी आई थी उसमें दिखाया हुआ बहुत ही रियलिस्टिक डिपिक्शन कि कैसे आप लाइन में लगते हो और कैसे अंदर जाते हो, कैसे आपको ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट मिलती है, और फिर वो क्या एक फीलिंग होती है बाहर बैठ के वेट जब हम कर रहे होते हैं हमारे जो इंटरव्यू रूम है उसके बाहर, और फिर अंदर जाके आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपने कैसे अपने नर्वसनेस को हैंडल किया। तो राइट फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन दैट डे और हाउ योर इंटरव्यू वेंट, तो मुझे तो पूरी सीक्वेंस में बताओ। तो सर उस दिन काफी गर्मी थी, एंड हम बाहर लाइन में लगे हुए थे, एंड हमने ब्लेजर जो है कोट पहना हुआ था, तो काफी गर्मी थी, पसीने पसीने हो चुके थे।
एंड उसके बाद अंदर जाके सब कुछ स्मूथली चला। एंड जब मेरा नंबर आया तो मैं, दासर सर का बोर्ड था मेरा, एंड मैं 20 मिनट तक बाहर बैठा था। मुझे वॉशरूम जाना था लेकिन मैं नहीं गया कि क्या पता कब बुला ले। तो फिर जब मैं अंदर गया तो वो काफी अजीब सी सीटिंग थी। वो जो एक बोर्ड मेंबर था वो मेरे बिल्कुल साइड में बैठा था। एंड हाई फाई, मतलब इतनी डिस्टेंस थी कि मैं हाई फाई कर सकता था। तो वो एक अजीब सा लगा कि सीटिंग कितनी अजीब सी है। हाई फाइव तो कर तो नहीं गए ना उनसे कि इस वजह से बात करने आपके के, आप कह रहे थे मार्क्स एवरेज आए हैं, कि हाई फाइव कर तो नहीं दिया था आपने? नहीं नहीं सर, हाई फाई नहीं किया था। क्योंकि उनसे बात करने के लिए वैसे गर्दन पूरी घुमानी पड़ रही थी सर। तो वो एक अनकंफर्टेबल सा मुझे वहां पर फील हुआ, क्योंकि बिल्कुल इतने बड़े ऑफिसर हमारे बिल्कुल नेक्स्ट बैठे हैं, तो वो एक अनकंफर्टेबल सा लगता है। बाकी ठीक था सर। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री से पूछा था कि हमने अपना कल्चर, जो मेडिवल इंडिया में इतने सारे इन्वेजन्स हुए हैं उसके बावजूद हमने अपना जो कल्चर है वो कैसे बचाया। एंड मैं उसका आंसर जो है अच्छा नहीं दे पाया था। लेकिन बाद में जाके मेरा इंटरव्यू ठीक हो गया था। मैंने हर एक क्वेश्चन के उत्तर दिया था। एंड सही उत्तर दिया था, गलत नहीं दिया था। एंड उसी का रिजल्ट है कि सर ठीक ही आया सर। तो जैसा आपने बताया कि कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस वहाँ पे हो सकती हैं, उनकी सेटिंग की, मतलब यूजुअली हम बड़ा ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इंटरव्यू होता है, सामने 5 बोर्ड वाले बैठे होंगे। बट वहां जाके जब आपको गर्दन ऐसे घुमानी पड़ रही है किसी को आंसर देने के लिए, तो खुद से एक अजीब लगता है कि यार मैं बिल्कुल एकदम 90 डिग्री इधर देख रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही पे करती है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से मुझे एक ये यस चीज सर। बताओ कि आपसे कोई सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं सर, एसआरटी में से कुछ नहीं पूछा गया। ओके, तो आपने जैसे एक भी बताया एसआरटी नहीं पूछा अनयूजुअली थोड़ा आपका इंटरव्यू गया था, क्योंकि मेरे से भी कोई अगर पूछते हैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो फर्स्ट थिंग आई से इज की प्रिपेयर योर डेफ, क्योंकि डेफ ही आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। बट दैट गया। वाजंट द केस विद यू, दैट शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ द इंटरव्यूज। सर डिफेंस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, डिफेंस का भी क्वेश्चन है, पूछा? नो सर। तो वही चीज है कि इंटरव्यू में जैसे बोलते हैं, वो आपके पिताजी के नाम से लेकर अपने पिताजी का नाम कुछ भी पूछ सकते हैं, मर्जी उनकी है। तो एक बहुत ओके ही सर। अ, एक अच्छा वो आपने बताया इंटरव्यू के बारे में। मैं एक चीज देख रहा हूँ मिस्टर विशाल, आपका जो पीछे का रूम है पूरा आपने ये नोट से बुक से भरा हुआ है। तो क्या आप एक बार दिखा, इफ यू आर कंफर्टेबल, यस सर। कहना सीधा रूम आप दिखा सकते हो कि एक जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनका रूम कैसा दिखता है? हर जगह नोट्स ही नोट्स, बुक्स ही बुक्स, अगर आप कैमरा उठा के दिखा पाओ अपने, कैसा आपका हॉस्टल है? सर बुक्स तो सर, मैं अभी आया था हॉस्टल में तो बुक सारी लोकर में रखी हुई हैं, बाकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। हम यहाँ पे केवल सोने आते हैं सर। नहीं नहीं, ये तो लाइब्रेरी बहाना था, 24 मुझे लग सेवन रहा है खुली आपने रहती है। पढ़ना छोड़ दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने सोच लिया कि मैं तो बस अब इसी लाइन को परस्यू करूंगा, और आपने पढ़ना छोड़ दिया, बुक्स लॉकर में रख दी है। नहीं सर, अभी जस्ट लाइब्रेरी से ही आया था मैं, अभी आपके शेड्यूल की वजह से। ओके ओके। तो आपने क्या फिर फोर्स प्रेफरेंस क्या दी थी आपने इसके लिए? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरएसएफ थी, उसके बाद एसएसबी, एंड उसके बाद आईटीबीपी, एंड फिर सीआरपीएफ, फिर बीएसएफ। तो काफी बच्चे सीआईएसएफ ऑप्ट करते हैं, और आपकी क्योंकि रैंक 7 है तो डेफिनेटली आपको तो सीआईएसएफ ही मिलेगी। बट एक बहुत ही ऐसा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली इंटरव्यू में, स्पेशली उन बच्चों से जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ दी होती है, कि वाई सीआईएसएफ, और इन केस यू गेट सीआईएसएफ विल यू ज्वाइन ओनली सीएसएफ और एनी अदर फोर्स, और यू वॉन्ट ज्वाइन एनी अदर फोर्स? तो क्या आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और आपका क्या आंसर रहा था उसके लिए? नहीं सर, नहीं सर, नहीं पूछा गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया आपसे? नहीं सर। बट फिर भी आपने मैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर जब प्रिपेयर करता किया था तो कुछ आपने बनाए होंगे पॉइंटर्स के, तो मुझसे पूछेगा वाई सी आई एस एफ, तो क्या आपने ऐसे पॉइंटर्स बनाए थे? वो सर, इसका मैंने ये बनाया था काफी सीनियर से बात करके, एंड जो अपना हमारे दोस्त हैं उनसे बात करके, एंड आप लोगों का जो फीडबैक था उसके उस पर काम करके, कि हमें ये नहीं बोलना है कि ये एक इजी कोर्स है एंड इसमें जो है हमारी पोस्टिंग सॉफ्ट होती है, हम सिटी लाइफ में रहेंगे। तो इसे हम अपनी हॉबी से जोड़ सकते हैं, कि हमें इसमें टाइम मिलेगा, हम अपनी हॉबी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि सिटीज में मेरी पोस्टिंग होगी एंड मेरी हॉबी थी हिस्टोरिकल टूरिज्म, तो मैं अलग अलग सिटी के कल्चर को और उसकी हिस्ट्री को समझ पाऊंगा, एंड मैं अपनी हॉबी को भी फॉलो कर पाऊंगा।
उसी के साथ साथ एक पॉजिटिव मेरा एटीट्यूड था सीएसएफ को लेकर के, क्योंकि मैं दिल्ली में काफी साल तक रहा हूँ, अपनी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स वहीं से किए। तो मैंने केवल सीएसएफ को ही काम करते देखा है वहाँ पर। एंड जो वो डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो उसके वजह से एक पॉजिटिव माइंडसेट मेरा डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सीएसएफ को गया। एंड बाकी फोर्सेस का सर मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। तो जो मेरी समझ में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस भर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी फोर्स को उसके ऊपर रख रहा हूँ। मेरा जिस भी फोर्स में नंबर आएगा मैं उसमें जाने के लिए and अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऑसम, बहुत ही अच्छा आपने एक आंसर प्रिपेयर किया हुआ था जो कि यूनिक भी था। रादर आपके पर्सनल, एक उसमें पर्सनल टच था, और यही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक पर्सनल टच होना चाहिए हर आंसर में। आपने अभी बात करी थी, मैंने आपको यस सर। कुछ फीडबैक दिया था, तो आपको याद है कि मैंने आपको एग्जैक्टली क्या फीडबैक दिया था? और आपने मतलब जो पॉइंटर्स थे कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक हमें हमारे बारे में कई लोग देते हैं, कुछ लोग जेन्युइन देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते जेन्युइन। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि बच्चों को सही वे में हेल्प करें जेन्युइन फीडबैक के साथ। तो आपको क्या मिला था और कैसे आपने उसके बाद खुद को इम्प्रूव किया, और क्या आपने इम्प्रूवमेंट फील किया? सर आपका फीडबैक मेरे लिए यही था कि मैं अपने डेस्क पर काम करूं, एंड वो मैंने किया डेफिनेटली। एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बनाए एंड उसे पूरा होलिस्टिकली कवर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है किसी एक कैंडिडेट के साथ कि उसका डेटा बेस नहीं चलता। एंड लेकिन इनडायरेक्टली उसने मुझे हेल्प किया, एंड मैंने उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। ओके। तो विशाल, अब आपका क्या प्लान है? अब आगे सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हो, या फिर आपने सोच लिया कि बस डिफेंस फोर्सेस ठीक है, मैं यही जाना चाहता हूँ? क्योंकि जहां बागपत से आते हैं इस सर एरिया में, तो बहुत से लोगों में क्रेज रहता है डिफेंस में जाने का। सर मेरा बिल्कुल मैं अपना जो अटेम्प्ट है जो कि मुझे मौका मिला है सिविल सर्विसेज का मेंस देने का, तो मैं उसे बिल्कुल डेडिकेटली दूंगा। एंड उसमें उम्मीद है कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करके उसे क्वालिफाई भी करूंगा। एंड उसी के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अभी मेरी पहली स्टेज है मेंस, उसके बाद ज्वाइनिंग आएगी। तो पहले मैं अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं उन पर फोकस करूंगा। लॉन्ग टर्म तो सर है ही, वो तो हो ही जाएंगे पूरे सर, तो हम शॉर्ट टर्म पे फोकस करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ये भी काफी आपका एक अच्छा थॉट प्रोसेस है, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। मुझे एक चीज बताइए विशाल, एक पहले तो मैं आपकी स्ट्रगल की पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो आपके क्या दिन में स्केड्यूल रहता है? क्या ऐसे लाइफ में लो पॉइंट्स भी आते हैं? जब मेरिट आउट हुए थे तो कुछ ऐसा लगा था कि यार मतलब ये क्या हो गया, तो नहीं होना चाहिए था? या आप एक बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म के इंसान हैं, कि जहाँ आप अपना जो एक कामनेस है आप उसको मेंटेन कर लेते हो? तो ये मुझे बताओ कि आपकी डेली लाइफ कैसी रहती है, कहाँ आप लाइफ में लो फील किया आपने इस प्रिपरेशन के दौरान, और तो कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखा इस पूरी जर्नी में? तो सर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर मैं देना चाहूंगा कि मेरी पढ़ाई के बारे में। तो मेरे पास एक स्टॉप वॉच है। मेरा डेली का टारगेट होता है कि मैं उसमें मिनिमम 8 to 10 आवर्स के बीच में रखूँ। एंड अगर मैं वॉशरूम या फिर खाना खाने जाऊंगा तो उसे स्टॉप करके जाता हूँ। एंड वो एक बड़ा चैलेंज होता है उसे 8 आवर्स के ऊपर ले जाना। तो वो मैं करता हूँ डेली। लेकिन जैसे कि मैं भी सभी कैंडिडेट्स की तरह हूँ, एंड तो मेरे से भी गलती होती है। मैं भी पिछले 3 दिन से उसे फॉलो नहीं कर पा रहा, एंड उससे पहले कर रहा था। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। लेकिन मैं उसे कल से बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा सर। एंड आपके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसकी सर। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनल मेरिट में आउट हुआ, एंड उसी के साथ साथ मेरा प्रीलिम्स भी में फेल हो गया था। तो तब मुझे मैं काफी डिप्रेस था। एंड डॉक्टर ने बताया कि इसे तो एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा चुका है। तो उन्होंने मुझे टेबलेट्स लिख दी। मेरा बीपी भी काफी डाउन चला गया था। तो मेरा बीपी डाउन रहता था उस टाइम। तो मेरा शुरू से ही फंडा ये है कि अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो फिजिकली स्ट्रांग आप बन जाओगे तो मेंटल सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना जिम वगैरह शुरू किया, रनिंग वगैरह भी जाना शुरू किया। तो वहां से मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया। उसके बाद मैंने 10 दिन का कोर्स होता है सर विपाशना मेडिटेशन, वहां पर मैं मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए गया। एंड उससे मुझे काफी हेल्प मिली शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैं उसे फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि पढ़ाई का काफी स्ट्रेस हो, तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, वो टेक्निक जो है वो सोने से पहले। तो वो एक
मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है किसी की भी लाइफ का। वो एक टूल बन सकता है आपका। आप मेंटली, आप अपने मेंटल जो थॉट्स है उन्हें बैलेंस करने के लिए। एक्चुअली सेम ये चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैं भी अपना प्रिपेयर कर रहा था। तो मतलब मैंने बहुत डिप्रेस फील किया, और तो स्पेशली वो कोविड का टाइम था, बहुत ही नेगेटिव न्यूज थी। बट बहुत अच्छा लगा ये जान के जो आपकी जर्नी है राइजिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, फ्रॉम द लो पॉइंटर्स इन लाइफ। वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस पूरी जर्नी में। लोज आएंगे, डिपेंड्स के हाउ यू डील विद दोस लो पॉइंट्स, और वही चीज है जो आपको अल्टीमेटली ऑफिसर बनाती है। तो विशाल, जब आप इतनी हाई रैंक 7 लेकर आए और आपने अपने घर पे बताया, तो मतलब मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ क्या एक्सप्रेशन था, नॉट जस्ट सिलेक्शन बट लाइक यू आर द टॉपर गेटिंग रैंक 7 अक्रॉस द कंट्री, इट मैटर्स नॉट। तो क्या क्या एक प्राउड फीलिंग आपने बताया, मैंने आपका वो फोटो स्टेटस पे लगाया, बट उसके अलावा क्या मतलब एक वो मुझे एक्सप्रेशन बताओ। उसके अलावा सर, मैंने उन्हें बता रखा था कि मैं 100% अपनी जो सीट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे रिटर्न में मार्क्स मैंने बताया कि अच्छे थे। तो उन्हें सरप्राइज हुआ कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई। एंड उसके अलावा उन्हें पूरी वो बोल रहे थे कि हमें पूरा एक्सपेक्ट था कि तेरा मार्क्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएगा तेरा। पर ये नहीं था कि अच्छी रैंक आएगी। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अपनी जो जर्नी है मीन्स की, उस पर फोकस कर। एक दो दिन चेयर चेयर कर, एंड उसके बाद अपना फोकस कर पढ़ाई पे, ज्यादा उड़ू मत। टिपिकल जो फादर्स वाला आंसर है वो हमें यहाँ पे सुनने को यस, मिला। यस, तो आपकी यस सर। क्या, एक मैं आपसे सुनना चाहता हूँ योर फाइनल वर्ड्स टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, जो बच्चे एस्पायर करते हैं यहाँ पे जाने के लिए। आप अपनी जर्नी को कैसे समराइज करते हो? आप क्या कहना चाहते हो उन बच्चों को जो उनके लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल रहे आगे? सर मैं कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में मोटिवेशन की काफी बात करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन वाकई जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। हमें किसी भी कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट डिसिप्लिन होकर के अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करेगा। क्योंकि हम सब देखते हैं कि हम सब अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसे 2 दिन के बाद कोई फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन जो उसे फॉलो कर लेगा वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। तो मैं केवल यही कहूंगा कि अपना एक टारगेट बनाओ, उसे डिसिप्लिन रह करके फॉलो करो। एंड अगर कुछ ना हो लाइफ में, मुझे पकड़ लेना कि नहीं हो पाया डिसिप्लिन रह करके। So discipline, consistency, and self-motivation are the bywords of Mr. Vishal Goswami, would be Assistant Commandant in यस CISF, सर, यस, विशाल गोस्वामी। तो आपने यस, तीन जो मेन पिलर्स बताए यस सर, प्रिपरेशन के, अनडाउटेडली मेरा भी यही ओपिनियन है कि अपना एक स्ट्रेटेजी को बनाना, उसे फॉलो करना और कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। यस एक सर। मैं लास्ट क्वेश्चन बस आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, आप तो क्योंकि सिविल सर्विसेज कर रहे थे तो थोड़ा आपको टाइम एडवांटेज मिल गया होगा कि आपने पहले से उन सब चीजों से आप गो थ्रू थे। बट आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग जाएगा इस एग्जाम को कंप्लीटली प्रिपेयर करने में फ्रॉम द स्क्रैच? और क्या पॉसिबिलिटी है, कई बच्चे डर जाते हैं क्या सिविल सर्विस वालों से हम कैसे कम्पीट करेंगे? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर्स गेटिंग सिलेक्टेड? सर सिविल सर्विसेज वाले से बिल्कुल कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी अलग पूछे जाते हैं। एंड उसके लिए उन्हें भी, जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है उसमें मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि जैसे साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं सिविल सर्विसेज में और सीएपीएफ में। उसके बाद जो लक्ष्मीकांत एंड जो इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक से वो भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है उन्हें एक दो क्वेश्चन का एज ज्यादा मिले, लेकिन आप उसी तरह मैथ्स में और जो आपका साइंस सेक्शन है उसमें एज पा सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो ग्रामर वाला पोर्शन है आप उसमें भी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर सर सिविल सर्विसेज में कहीं नहीं आता, उसके लिए उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। तो यही है इसके लिए। एंड आप बिल्कुल, कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल compete कर सकता है इस एग्जाम में किसी के भी साथ। एंड इस पूरी जर्नी में सर, अगर कोई स्क्रैच से तैयारी करेगा, 1 से 1.5 साल का उसे टाइम लगेगा। एंड उसे अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि टाइम आएगा एंड हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब अगर कोई बिना डरे अपना 100% यहाँ पे दे तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सिविल सर्विसेज से बाकी के वालों बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते, या कई बच्चे सोचते हैं कि हमने बीटेक नहीं किया, बीटेक वालों से हम कैसे कम्पीट करेंगे। तो वो अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम करना होता है। और जैसे आपने बात करी लक्ष्मीकांत की, तो बड़ा अच्छा मतलब एक चीज मैं
फिर मेरे को भी सेम चीज फील होती थी, तो मैं वो शेयर करता हूँ कि लक्ष्मीकांत जैसे बुक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। और स्पेशली जबकि मैं कॉलेज में था, मैंने वो बुक खरीदी थी, मैं टेक्निकल स्टूडेंट था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस बुक का। मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद जब उस पर टाइम दिया तब मुझे पता चला कि उसको मतलब टाइम लगेगा ऐसे बुक्स को पढ़ने में। तो मैंने अब क्या किया है कि उस सबको कंपाइल करके ना, उस बुक को बहुत उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसे एक पीडीएफ स्पेशली बच्चों के लिए बनाई है, जो मतलब टेलीग्राम वगैरह हम लोग शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो इस टाइप की चीजें हैं। आपके भी कुछ नोट्स होंगे, कई टॉपर्स होते हैं जो अपने नोट्स शेयर करते हैं, सो इफ यू वांट वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके नोट्स। वो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। बट या मिस्टर विशाल गोस्वामी, आपसे बात करना, इट विल बी एन इट्स इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑनेस्टली, कि इतनी अच्छी आप रैंक यहाँ थैंक यू पर सर। लेकर आए हो थैंक यू सर। और आपने टाइम निकाला बच्चों को इंस्पायर करने के लिए फॉर द सोशल कॉज। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यस सर। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाउ ओवर टू, इफ यू वांट टू से समथिंग। थैंक यू सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब हम कैंडिडेट्स थे तो हमें हमारे सीनियर्स जो थे, जो सिलेक्ट हो चुके थे, वो हमें मोटिवेट करते थे, हमें इंस्पायर करते थे, हमें गाइड करते थे। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने जो कैंडिडेट्स है, भाई बंधु हैं, तो उन्हें मोटिवेट करें एंड उन्हें बताएं कि ये किया जा सकता है एंड कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो मेरी भी एडवाइस बच्चों से ये रहेगी कि जिन टॉपर्स को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो विलिंगली अपने स्ट्रेटेजीज को शेयर कर रहे हैं आपको गाइड करने के लिए। सो बच्चे आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि हमसे ही मिलना है, आपसे भी डायरेक्टली बात करें। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी रहेगी कि जब बच्चे आपको अप्रोच करें, इवन आफ्टर यू गेट इनटू सर्विसेज, आपको वो स्टार्स मिल जाएंगे, वो एक वादा मिल जाएगा। तो उसके बाद भी अगर बच्चे आपको अगर अप्रोच करें तो डू हेल्प मी, क्योंकि मुझे भी एसएसबी के एक ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग सिक्किम में थी, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी। मैंने somehow I contacted him, he helped me out. तो थैंक यू सो मच विशाल फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर, और आपको भी ये बस याद रखना है कि जब आपको आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी, स्टार्स मिलेंगे, तो एक बार अपनी फोटोज हमारे पास जरूर शेयर करना, ताकि हम बच्चों को दिखा पाए कि है। कैसा मतलब फील होता है अपने जो सपना है उसको पूरा करने के बाद। ओके विशाल, जी थैंक यू सो ठीक है सर। मच थैंक यू सर। एंड हैव अ ग्रेट ओके। डे। थैंक यू। ठीक है विशाल भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने सारा कुछ यहाँ पे किया।